12 साल की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी की लड़कियां 12-13 वर्ष में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी पता नहीं था, बस यह सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगी। माँ थी नहीं तो पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का काम काज सिखाया वही आता था। शादी का दिन आया और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुशी हुई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी। सच मानूं तो मैं थोड़ा डर गई थी। उन्हें देखकर सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो रसोई बनाने की रस्म है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ भी की। सासू माँ ने कमी निकाल दी, साथ ही साथ हिदायत भी दे दी कि अब बचपन छोड़कर कुछ काम का सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को हॉस्टल जाना था क्योंकि वह तब भी पढ़ाई कर रहे थे। पवन ही हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई। अपनी सास ससुर के साथ पढ़ती। बीच बीच में पवन चिट्ठी लिखते थे, पर पहले सासू माँ थी, बाद में मेरे पास आती। कम उम्र होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का संतरे का पेड़, हाँ वही संतरे का पेड़ जो हवेली के पीछे आंगन में लगा था। उस संतरे के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वह फल नहीं देता था, इसलिए सारी हवेली वाले उस पेड़ को बांस कहते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। जो काम में निवृत्त होकर कुछ फुर्सत के पल मिलते थे तो एक वही पर मेरा साथी होता था। उसको देखते हुए मैं अपनी सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 15 की हो गई। पवन भी सनातन की पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज पवन वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। खुद रसोई का जायजा सारा काम कर ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी कि आज मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज माँ का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा के लिए हुआ था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि जा अपनी नज़र उतरवा ले। पवन आ गए। हवेली की हलचल से पता चल रहा था। मुझे खाने पीने से निफिक्र होकर अब आराम करने चले गए। पवन भी कमरे में आए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी पवन ने तोहफा दिया, एक सुंदर लाल साड़ी। पर मेरे लिए पवन का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिसमें कुछ शिकायतें थी, कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 3 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। पवन और मैं एक दूसरे से साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। पवन मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ था। और पिताजी ने मेरा हाथ पवन के हाथों में थमाकर फिर मुझे पवन के हवाले कर दिया। वह इस दुनिया से चली गई। भीगी आंखों से मैंने अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ पवन और उसका परिवार ही था। समय गुजरता गया और पवन ने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली और अब वो सरकारी वकील कहलाने लगे थे। पर भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया था। अभी तो मेरी दबी आवाज़ में मुझे कुछ कुछ बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया। पवन बहुत व्यस्त रहते थे अपने काम में। सास मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती थी। धीरे धीरे सारे गांव में यह बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। यह शब्द तीर की तरह चुभता था, पर मैं कुछ न कह पाती थी, सिर्फ आंसू से दिल हल्का करती थी। पवन मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी।
मैं फिर माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया था। एक दिन पवन जब दोपहर में खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम पवन की दूसरी शादी करेंगे। पवन मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। पवन कमरे में आए और कहने लगी, बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। मैं बोली, पवन कुछ बात करनी है आपसे। वो बोली, मैं थक गया हूँ काजल, मुझे सोने दो। पवन, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? काजल, मैंने कहा ना, सोने दो, मुझे थक गया हूँ मैं। तुम सब लोगों से चिक चिक सुनते उभर गया हूँ। उधर माँ और इधर तुम। परेशान हो गया हूँ। मेरा मन करता है आत्महत्या कर लूँ। नहीं नहीं पवन, ऐसा मत कहिए। मैंने पवन के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आपके अलावा और कौन है? इधर उधर करवट लेकर सारी रात से सुबह हो गई पर नींद नहीं आई, और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर जो मजबूर होकर हर चीज़ से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद पवन ने भी स्वीकृति दे दी हो दूसरी शादी के लिए, पर मुझे यह कहाँ मालूम था कि उनकी माँ ने किस हद तक उन्हें मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के अंदर पवन की दूसरी शादी सीमा से हो गई। सीमा पवन की माँ की दूर की रिश्तेदार की बेटी है। काजल अपना सारा सामान उस पीछे वाली कमरे में रख ले। आज से सीमा इस कमरे में रहेगी पवन के साथ। सासू माँ के सामने न चाहते हुए कहा, कैसे छोड़ दूँ? यह कमरा नहीं, मेरा कमरा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया है, जब वह मेरा नहीं तो यह कमरा कैसे मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ गया। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और उस संतरे के पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी। इसे कुछ कम हो जाएगा, किस्मत कहूँ या कुछ और, कि आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई, अकेला बेसहारा। जैसे यह अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सफल रहा है, क्या मैं इसकी तरह खड़ी और मजबूत सकूंगी, या फिर किसी कमज़ोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब यह बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार श्रृंखला से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही उस संतरे के पेड़ की खास देखभाल करती थी। सीमा एक सूझी हुई लड़की थी। वह जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सास उसे बुला लेती थी। पवन पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंख में दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। मेरे दिन बस गुजर रहे थे और देखते ही देखते बहुत दिन आ गया जब सीमा ने खुशखबरी सुना दी कि वह माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटे गए। मैं भी बहुत खुश थी। चलो अच्छा है, अब घर में नया मेहमान आएगा। शायद मेरी ज़िंदगी का सोना बुन गया। सीमा बहुत कमज़ोर थी और उम्र भी 16 साल। उसे बहुत तकलीफ़ होती थी जब सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए, जिससे कि उसकी कमज़ोरी दूर हो। सारे देखभाल के बाद भी सीमा का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने पवन से कहा, सीमा को शहर से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाओ। पवन ने सासू माँ से कहा तो सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर पर हुए हैं, और पवन भी वही पुरानी आदत कि अपनी माँ के खिलाफ जा नहीं सकते थे। एक दिन सीमा की तबीयत कुछ खराब होने लगी। उसकी सांस बहुत फूल रही थी। घबराकर मैंने गांव के वैद्य जी को बुला दिया। वैद्य जी ने आकर कुछ दवाइयाँ दी और खून की कमी भी बताई।
और जब मैंने पवन को यह बात बताई तो सासू माँ ने मुझे सीमा से दूर रहने का आदेश दिया। यह कहकर कि एक बांझ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए सीमा पर। खैर मुझे सीमा से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। या यह कहो कि अंदर ही अंदर मैं खुद ही डर गई थी कि कहीं सचमुच मेरी वजह से सीमा को कुछ न हो जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुनते आंगन की तरफ भागे। देखा तो सीमा के प्रसव का समय आ गया। गांव की बूढ़ी औरतों और भाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने पवन को की तरफ देखा, वह बहुत डरे हुए लग रहे थे। उसके पास गई और उससे थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में ही बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर तभी काकी ने बाहर आके बताया कि सीमा की कमजोरी और खून की कमी के कारण वह सीमा को बचा नहीं पाए। बेटी को जन्म देते ही सीमा का देहांत हो गया। हाय, बेटी का मुंह नहीं देख पाई मैं, अब मेरा वंश कैसा चलेगा। सासू माँ का विलाप सारी हवेली में गूंज रहा था। वह छोटी दूध पीते बच्चे को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। ऐसा लगता जैसे वह मैं हूँ। मैंने जैसे उसे कलेजे में से लगा के रखा। जिनकी माँ नहीं होती वह बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं, शायद ज़रा भी परेशान नहीं करती। वह मुझे बस दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का वही राग चलता था कि लड़कियों से वंश नहीं चलता है, पर वह अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। पवन अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया से खेलते हो। मुझे भी पवन को खुश देखकर अच्छा लगता था। साल बीत चुका था सीमा को गए हुए और गुड़िया को आए हुए। आज सीमा की बरसी है। हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई है। मैंने पंडित जी से आते ही सासू माँ ने प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुंह नहीं देख पाऊंगी, और पंडित जी ने उसके लिए कुछ ग्रह शांति के उपाय बताए। सासू माँ टाल दी। पंडित जी को हवेली दिखा दे और सारी हवेली में सुख समृद्धि कराने वाली कोठी के पास भी गई और पंडित जी ने वह बांझ पेड़ ही भी दिखाया। पेड़ देखते ही पंडित जी का मुंह बन गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यही अशुभ संतरे के पेड़ की वजह से हमारे घर में बेटा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसे कटवा दो। अब मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। मैंने पवन की तरफ देखा, पर मुझे नहीं लगा कि वह मना करेंगे और सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुला लिया कि आज इस पेड़ को काट ही डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने अपने सुख दुख के साथी को बचाती हूँ। जैसे ही कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आगे बढ़े, मैं फुर्ती से भागकर उस पेड़ पर लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, पर वह लोग नहीं माने। मैं रोती जा रही थी, पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींचकर धक्का दिया और मेरे सिर पत्थर से टकरा गया। सिर से खून की धार निकल रही थी। यह देखकर पवन से रहा नहीं गया और उन्होंने सब को वहाँ से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मरहम पट्टी के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थी और पवन को कुछ समझा रही थी। सासू माँ भी वहीं थी। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम इसे घर लेके जा सकते हैं? पवन ने पूछा। अब आप इन्हें नहीं ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि अब ऐसा दोबारा न हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसा गिरना ठीक नहीं होगा। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ? पवन ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। अरे, आप लोगों को पता नहीं, अब यह माँ बनने वाली है। इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। यह सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे को देखते जा रहे थे और मैं भी तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रख कर बस इतना ही कह सके कि मुझे माफ़ कर दो, और मैं मुस्कुरा कर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी माँ से लिपटती हूँ। आज मेरी डिलीवरी को 9 महीने हो गए
थे। सासू माँ मुझे अस्पताल लेकर जा रही थी क्योंकि उन्होंने जो गलती सीमा के समय पे की थी वह अब नहीं करना चाहती थी। फिर हमारे घर में खुशियाँ चल रही थी और सासू माँ ने नर्स को बोली, बधाई हो, पोता पैदा हुआ है। सासू माँ ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली और नर्स को दी। सासू माँ इसलिए खुश नहीं थी कि उनको पोता हुआ है, बल्कि कि मैं ठीक थी। हवेली में धूमधाम थी, सब खुश थे, हमारा परिवार पूरा हो गया था। बेटा और बेटी के आने से और एक खुशी कहीं और भी उस संतरे के पेड़ पर फल आ रहे थे। हम बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं। फल मिलने की हर किसी का एक समय होता है। खराब और कुपोषित कभी फल नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।